हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम के दृष्टि। आज हम इस क्लास में बात करेंगे करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का, जो कि फुल एनालिसिस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखें और देख के बताएं, ज़रूर बताएं कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है, और पसंद आए तो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट भी करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन के साथ। आज की क्लास का मोटिवेशन लाइन है, कामयाबी पर हक जताने का हक उन्हीं को है। कामयाबी पर हक जताने का हक उन्हीं को है जो नाकामयाबी में भी आपके साथ खड़े होते हैं। जो नाकामयाबी में भी आपके साथ खड़े होते हैं। लंबाई या उम्र बढ़ने से कोई बड़ा नहीं होता। लंबाई या उम्र बढ़ने से कोई बड़ा नहीं होता। जिम्मेदारी उठाने वाले ही हमेशा बड़े होते हैं। जिम्मेदारी उठाने वाले ही हमेशा बड़े होते हैं। दोस्तों, आज की क्लास के इस मोटिवेशन की लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाला भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाला भारतीय कप्तान बने हैं विराट कोहली बने हैं। और बात करते हैं विराट कोहली की, तो विराट कोहली को 2013 में तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और बात करते हैं और इसके बारे में, तो विराट कोहली को और भी पुरस्कार, यानी 2018 की बात करते हैं, 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, और विराट कोहली के साथ साथ मीराबाई चानू को भी मिला था। और वहीं बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि, तो इसमें पहले 7.5 लाख दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं 1991 91 92 से दिया जाता है। और बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो अगर आपको पूछे कि 2020 में किन किन खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी कि दिया गया था, बात करते हैं 2020 में जो पुरस्कार दिया गया था, कुल 4 खिलाड़ी को दिया गया था। और 4 खिलाड़ी कौन कौन से, आइए जानते हैं इसके बारे में, जो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। बहुत ही संभावना है, प्रबल संभावना है। बात करते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्रिकेटर जो है, इसको भी 2020 में दिया गया था। और वहीं बात करते हैं रोहित शर्मा के बाद विनेश फोगाट को दिया गया था, जो कुश्ती से संबंधित है। और तीसरा दिया गया था मानिका बत्रा को, जो टेबल टेनिस से संबंधित है। वहीं दिया गया था एम थंगावेलु को, एम थंगावेलु जो पैरा एथलीट था, और वही पैरा एथलीट से संबंधित है। और यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और जानते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं विराट कोहली की। बतौर कप्तान के मामले में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया के चौथे नंबर पर विराट कोहली है, यानी कि बतौर कप्तान पे दुनिया के पहले नंबर पर विराट कोहली है। और वहीं बात करते हैं बतौर कप्तान के मामले में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया के नंबर 1 पर है ग्रिम्स स्मिथ, जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। और वहीं बात करते हैं 2019 में इंग्लैंड में हुआ था, यानी कि 2019 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था, उसका जो विजेता की बात करते हैं तो इंग्लैंड था, और इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड ने जीता था। उप विजेता की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड इसका उप विजेता था। और वही बात करते हुआ था। और वहीं बात करते 2016 में रियो ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 2020 का ओलंपिक खेल की बात करते हैं तो टोक्यो में होने वाला था, जो कि कोरोना के कारण 2021 में होने वाला है, अभी हुआ नहीं, होने ही वाला है। और 2024 की ओलंपिक खेल की पेरिस ओलंपिक फ्रांस में प्रस्तावित है, जो फ्रांस में होगा। और वहीं बात करते हैं 2018 में एशियाई खेल इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। और 2022 का एशियाई खेल की बात करें तो चीन में होगा, हांगझोउ चीन में होने वाला है। और भी है विराट कोहली के बारे में, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के खिलाफ हाल ही में जो चल रहा है टेस्ट, उसके खिलाफ न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली जो कप्तानी करते हुए फाइनल मैच में टॉस के साथ विराट कोहली ने अपने महेंद्र सिंह धोनी का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो विराट कोहली अब सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचों में भारत की अगुवाई करने वाला कप्तान बन गए हैं। उनकी कप्तानी में यह करीब 61वां टेस्ट मैच है, और धोनी ने 60 मैचों में भारत की कप्तानी की थी। आइए देखते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से। अब देखते हैं ये जो लिस्ट है इंडिया के, टीम इंडिया के टॉप 5 सबसे सफल कप्तान हुए हैं। तो देखते हैं विराट कोहली 61 मैचों में 36 जीते हैं और 14 हारे हैं, 10 ड्रॉ किए हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं, 60 जीते हैं और 60 में 27 जीते हैं और 18 हारे हैं और 15 ड्रॉ हुए हैं। देखिए कितना अंतर है विराट कोहली से। तो इसी तरह जो सौरभ गांगुली, मोहम्मद अजहरुद्दीन और सुनील गावस्कर की पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो इसे महेंद्र सिंह धोनी से भी ज़्यादा ये सफल कप्तान साबित हुए हैं अभी तक में। अब और भी ज़्यादा देख लेते हैं भारत के सबसे सफल कप्तान की बात करें तो विराट कोहली की बात करें तो 61 मैच खेले हैं टोटल, और इसमें महेंद्र सिंह धोनी 60 खेले हैं और 36 जीते हैं। और ये महेंद्र सिंह धोनी की बात करें 27 जीते हैं और 14 हारे हैं विराट कोहली, तो ये 18 हारे हैं। तो 10 ड्रॉ हुए हैं, 15 इसका महेंद्र सिंह धोनी का ड्रॉ हुए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वहीं हम अगर मनुष्य की बात करें तो वह किसी भी परिस्थिति में
खुश नहीं है। आइए बात करते हैं उसके बारे में, जो खुश है या ना खुश है, इसके बारे में हम देखते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी कश्मीर जैसी है। शादीशुदा ज़िंदगी की बात करें तो कश्मीर जैसी है। खूबसूरत तो है परंतु आतंक बहुत है। खूबसूरत तो है बहुत लेकिन आतंक बहुत है। ज़िंदगी भर जो है आतंक को झेलनी पड़ती है। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में अगले हफ्ते होने वाले एससीओ की मीटिंग में अजीत डोभाल शिरकत करने वाले हैं। यह मीटिंग किस देश में आयोजित होने वाला है? तो यह किस देश में आयोजित होने वाला है? तो बात करते हैं ताजिकिस्तान की राजधानी में। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में होने वाला है। अगर आप पूछे तो ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है, तो दुशानबे ताजिकिस्तान की राजधानी है। और आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, यह मीटिंग क्या है और इसका क्या मायने हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। अब बात करते हैं वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी वर्तमान में भारत के अजीत डोभाल है, यही इनके शिरकत करने वाले हैं। और वहीं बात करते हैं एससीओ का। एससीओ की फुल फॉर्म की बात करते हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और वहीं बात करते हैं अगर पूछे तो एससीओ का मेंबर भारत कब बना था? एससीओ का मेंबर जो भारत बना था 2017 में इसका सदस्य बना था। वहीं भारत के साथ साथ पाकिस्तान जो है ये नालायक है, जो इसके साथ साथ ये भी जो इसको देखोसी करते हुए बोला कि चलो भाई भारत इसका मेंबर बन गए, इसके साथ साथ हम भी बन जाते हैं। तो ये नालायक जो है ये भी इसके साथ साथ मेंबर 2017 में ही बने हैं। अगर बात करते हैं तो इस संगठन की, तो इस संगठन का मायने क्या है? तो इस संगठन का मायने यही है, अभी कोरोना काल का समय चल रहा है तो यही चर्चा होगी कि तो सब देश के जो वहाँ पे बैठेंगे, सब देश का जो मेंबर पहुँचेंगे, तो वहाँ पे चर्चा ये होगी व्यापार के बारे में, अभी स्थिति क्या चल रहा है इसके बारे में ही चर्चा करेंगे, क्या कदम उठाया जाए इसी के बारे में सब चीज़ चर्चा होंगे। और किस तरह हमको इसको ऑर्गेनाइज करना है, आगे क्या करना है, इसी के बारे में यह चर्चा होने। और ये बात करते हैं इसकी मतलब कि इस संगठन का जो मेंबर मतलब कितने देश हैं और कौन कौन इस संगठन का मेंबर है। अब एससीओ की मेंबर की बात करें तो एससीओ में शामिल है यानी कि रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान, और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसका मेंबर है। और बात करते हैं इसमें अभी कुल 8 मेंबर है। और चलिए और एससीओ के बारे में और विस्तार से जानते हैं। वहीं हम बात करते हैं एससीओ की स्थापना तो 15 जून 2001 में हुआ था, देख सकते हैं एससीओ का लोगो है। और वहीं बात करते हैं ब्रिक्स की, तो यानी कि ब्रिक्स की बात करते हैं तो यह 2006 में इसका स्थापना हुआ था। ब्रिक्स में कुल 5 देश का सदस्य है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका इसका मेंबर है। वहीं बात करते हैं अब एससीओ की, तो एससीओ का फुल यानी कि बता दिए हैं, शंघाई कॉरपोरेशन इसका एससीओ का फुल फॉर्म शंघाई कॉरपोरेशन है एससीओ का। तो बात करते हैं अब अगले और भी संगठन के बारे में। अब वही बात करते हैं आसियान की, तो आसियान की अभी बात करते हैं कुल 10 मेंबर है आसियान में। और वही बात करते हैं इसकी स्थापना की 1967 में होता। इसके मुख्यालय की बात करते हैं बैंकॉक थाईलैंड में। वहीं बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की WTO का, तो स्थापना की बात करते हैं 1 जनवरी 1995 में हुआ था। और उसका फुल फॉर्म की बात करते हैं WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और वहीं बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, तो 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था। इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो अमेरिका में इसका हेड क्वार्टर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत ने किस वर्ष तक भूमि क्षरण तटस्थ का प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि भूमि क्षरण तटस्थ को प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है इस स्थिति को, यह 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। और ये बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। भारत यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन का हस्ताक्षरता है। और वहीं बात करते हैं भारत ने 2030 तक यानी 2030 तक की बात करें तो भूमि क्षरण तटस्थ स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर एक उच्च स्तरीय आभासी सम्मेलन को संबोधित किया है। पीएम मोदी की बात करें तो 2019 में दिल्ली में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों के सम्मेलन के 14वें सत्र के अध्यक्ष थे, यानी कि इस दलों की तो 14वें सत्र के अध्यक्ष पीएम मोदी थे। और वहीं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा यह मंजूरी दे दी है? तो बात करते हैं ये अपना बिहार राज्य है जो इसको बैन करने की मंजूरी दे दी है। आइए बात करते हैं इसके बारे में, सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और क्या खतरा है इससे, इसके बारे में हम जानेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये है सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं
उसी को सिंगल यूज प्लास्टिक होता है कहते हैं। और सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें तो ये जल्द विघटन नहीं होता है। ये प्राकृतिक के लिए यानी पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरा होता है। और यह जो है कई नदियों और तालाबों यानी कि ऐसे सड़क पर फेंक दिए जाते हैं तो जल्दी विघटन भी नहीं होता। यही प्रदूषण का समस्या बन जाता है। ये बहुत बड़ा कारण है और इसको जो है बैन कर दिया गया है। और बात करते हैं इसके बारे में और भी थोड़ा विस्तार से। आइए बिहार के बारे में जानेंगे। और अगर हम बात करें तो संपूर्ण क्रांति का संबंध जयप्रकाश नारायण से है। और जयप्रकाश नारायण की बात करें तो यही रियल नेता थे जो कि इसी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इस आह्वान किया था, यानी कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा। वहीं बात करते हैं इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड इसकी पुस्तक है। और वहीं बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गांधी के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम बिहारी थे। और बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार से है। और शाही लीची का को जीआई टैग जो दिया गया है यह बिहार के पास है। यह लीची शाही लीची जो है बिहार से संबंधित है। अगर पूछे तेजपुर लीची तो तेजपुर लीची का संबंध जो है जिसको जीआई टैग मिला है यह असम से संबंधित है। चलिए और बात करते हैं हाल ही में कमरताल झील को रामसर साइट में शामिल किया गया, या कामर झील भी बोल सकते हैं और या कमरताल झील भी कह सकते हैं। तो इसको जो रामसर साइट में शामिल किया गया यह किससे संबंधित है, बिहार के बेगूसराय से संबंधित है। अभी वर्तमान में बात करें तो 42 रामसर साइट है हमारे भारत देश में। और वहीं बात करते हैं प्यार की पौधा नामक योजना की शुरुआत की बात करें तो ये बिहार के द्वारा योजना चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की राजधानी की बात करें तो पटना है। मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल की बात करें तो बिहार फागू चौहान है। और वहीं बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की तो संजय करोल मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। और बिहार की स्थापना की बात करें तो 22 मार्च है और 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 में बिहार का स्थापना हुआ था। में लोकसभा सीटों की संख्या तो 40 है। और बात करते हैं वहीं राज्यसभा सीटों की संख्या 16 यानी 16 है। और विधानसभा सीटों की बात करें तो 243 विधानसभा है भी वर्तमान में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। तो चलिए अब 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने 2022 के चुनाव से पहले एलजीबीटी विरोध कानून पारित किया है, तो एलजीबीटी विरोध कानून पारित किया है। तो बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। तो बात करेंगे इससे पहले तो कौन से देश ने यह पारित किया है, तो यह हंगरी देश के द्वारा पारित किया गया है। और जानेंगे कि एलजीबीटी कानून क्यों पारित किया गया है, इसका क्या मायने है, तो इसके बारे में हम बेसिक से जानेंगे। चलिए एलजीबीटी कानून की बात करें तो एलजीबीटी कानून तो इसको पारित करने का उद्देश्य है। तो हंगरी की संसद ने हाल ही में कानून पारित किया है, यानी कि ये कानून जो पारित किया है जो स्कूलों में समलैंगिकता और लिंग परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली सामग्री के प्रसार पर प्रतिबंध लगाना, इसके प्रसार पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए। और वहीं बात करते हैं मानवाधिकार समूह और विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना के बीच यह कदम उठाया गया है कि यह जो है मानवाधिकार के तहत यह कानून बनाया गया है कि समलैंगिकता और लिंग को बढ़ावा देना जो इसका जो मकसद था उसी को के लिए यह कानून पारित किया गया। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में और भी। अब हम जानेंगे कि हंगरी के राष्ट्रपति की, तो हंगरी के राष्ट्रपति की बात करें तो अभी वर्तमान में जेनोस ददर इसके राष्ट्रपति है, देख सकते हैं आप। और बात करेंगे हंगरी के बारे में, आप यह हंगरी का लोकेशन देख सकते हैं, यह है हंगरी। और हंगरी की राष्ट्रपति यानी कि हंगरी की राजधानी की बात करें तो बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। और हंगरी की बात करें तो यह एक यूरोपीय कंट्री है। हाल ही में किस महान भारतीय धावक की 91 ईयर में की आयु में कोविड-19 के कारण मौत हो गई। बात करते हैं हाल ही में किस महान भारतीय धावक की 91 वर्ष की उम्र में कोविड-19 के कारण कोरोना के कारण मौत हो गई। तो बात करते हैं मिल्खा सिंह की, तो मिल्खा सिंह की मौत हो गई है। तो मिल्खा सिंह की बात करें तो बहुत ही गजब यानी मज़ेदार इंसान थे भाई साहब, बहुत ही बात करते हैं। या एक भारत की बात करें तो यह एक महान खिलाड़ी को खो दिया है। तो पहले इसके समय में जो है इसके बारे में जानेंगे अभी। तो ये इसके बारे में जानोगे तो ये इसके जो ज़िंदगी का जीवन है जीने का रहस्य कुछ अलग था। तो इसके बारे में चलिए हम जानते हैं ये कैसे गजब इंसान थे। हम जानते हैं इसके बारे में कि फ्लाइंग सिख के नाम से इसे मिल्खा सिंह को जाना जाता था। और यह जो धावक थे, एक नंबर जो धावक थे, ये कई प्रकार यानी कि कई मेडल इसने जीते थे, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इससे पहले हम जानते हैं इसका जो फिटनेस का मंत्र था तो देख लेते हैं। तो यह जो है जीवन में कितना क्या क्या ज़रूरी था उसके बारे में सेहत के लिए कहा गया था। सेहत के लिए 10 मिनट निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है।
पार्क हो या सड़क 10 मिनट तेज वॉक कीजिए और थोड़ा कूद लीजिए और हाथ पैर चलाइए, और वहीं फिटनेस से ही जीवन में बदलाव आएगा। और वहीं बात करते हैं, फिट रहोगे तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसके जीवन का मूल मंत्र था, जो कि हम सभी जीवन को या इसके मूल मंत्र भी प्रभावित कर इनके मूल मंत्र हम लोगों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। वाजिब में है कि हर व्यक्ति को यानी कि एक्सरसाइज, ये सारे मूल मंत्र इसका मिल्खा सिंह की बात करें तो इसके जीवन के मूल मंत्र को हम लोगों के जीवन में भी उतारना चाहिए। और बात करते हैं इसके बारे में और भी। सबसे पहले इसको नमन करते हैं, भगवान इसकी आत्मा को शांति दिए। और मिल्खा सिंह की बात करते हैं, 1929 में इसका जन्म हुआ था और 2021 में इसकी मृत्यु हो गई। तो यह एक बहुत ही मज़ेदार इंसान थे। तो ये जीवन में बहुत ही संघर्ष किए हैं और यह अपने मूल मंत्र की तरह से यानी कि इसकी मूल मंत्र की बात करें तो हमारे जीवन को भी प्रभावित करते हैं। वहीं हम मिल्खा सिंह की बात करें तो यह पूर्व सैनिक मिल्खा सिंह ने दुनिया भर में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में देश के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। और वहीं बात करते हैं, मिल्खा सिंह ने एशियाई खेलों में भारत के लिए 4 स्वर्ण पदक जीते थे और 1958 के टोक्यो एशियाड में 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ जीती थी। इसके बाद इन्होंने 1962 में जकार्ता एशियाड में 400 मीटर की दौड़ और 400 और 1600 मीटर रिले दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीते थे। 1960 में की बात करते हैं, 1960 में इन्होंने बात करते हैं रोम के ओलंपिक में 400 मीटर की फाइनल में के करीब चौथे स्थान पर रहने के कारण वह ओलंपिक पदक से चूक गए थे। तो ये सब इनके जीवन के मूल मंत्र थे और इन्होंने कई पदक इस प्रकार जीते थे। तो इसके जीवन से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है और सीखने को मिलती है कि जीवन में कितना फिटनेस रहना जरूरी होता है हर व्यक्ति के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने रिन्यू पावर के अध्यक्ष और एमडी किसे बनाया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने रिन्यू पावर के अध्यक्ष और एमडी किसे बनाया है? तो बात करते हैं सुमंत सिन्हा को बनाया गया है। और बात करते हैं इसके बारे में और भी। आइए अब जानते हैं जिसके लिए इसको एमडी और सीईओ बनाया गया है उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसको अब बात करते हैं, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक पहुंच को आगे बढ़ाने के लिए उनके नाम और काम के लिए 10 एसडीजी पायनियर्स 2021 के रूप में मान्यता दी है। 2021 के 1 के रूप में मान्यता दी गई है। और वहीं बात करते हैं एसडीजी यानी कि एसडीजी की बात करते हो, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है और यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और ये हाल ही में एसडीजी गोल में तो बात करें तो इसके रैंकिंग में तो केरल राज्य सबसे टॉप पर रहा है। और वहीं बात करते हैं बिहार की, तो बिहार सबसे नीचे पायदान पर रहा है। और एसडीजी की बात करते हो संयुक्त राष्ट्र यानी कि एसडीजी की बात करते हो पायनियर संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए एक असाधारण काम करने के लिए चुने गए व्यापारिक नेता है। यानी कि इसके असाधारण काम के लिए जो चुने गए हैं एसडीजी के लिए, यह व्यापारिक रूप से एक नेता है। इसी के लिए एमडी और सीईओ इसके नियुक्त किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये है सुमंत सिन्हा, ये रिन्यू पावर के लिए जो इसको नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं एसडीजी की बारे में। तो एसडीजी की बात करते हैं तो यह क्यों जारी किया जाता है, किस लिए जारी किया जाता है? यह जो जारी करने का लक्ष्य होता है, यह देखता है कि कौन से राज्य कितने परफॉर्मेंस पे है और किस राज्य में क्या स्थिति है, उसके जो है आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कितना परफॉर्मेंस है, उसके बारे में यह बताता है कि कितना वहाँ उस राज्य की व्यवस्था कितनी अच्छी है। उसके अनुसार से यह एसडीजी इंडेक्स जो जारी किया जाता है। आइए बात करते हैं अब यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हाल ही में केविन ओब्रायन ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश से संबंधित है? यानी कि केविन ओब्रायन की बात करते हैं तो केविन ओब्रायन की बात करते हैं किस देश से संबंधित है? तो आयरलैंड से संबंधित है। आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। अब बात करते हैं आयरलैंड के हरफनोमोला खिलाड़ी के केविन ओब्रायन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा की है। और बात करते हैं इसकी 37 वर्षीय डबलिनर जो टेस्ट और T20 के लिए उपलब्ध है। और वहीं बात करते हैं 50 ओवर के प्रारूप में 153 कैप जीते हैं, 153 कैप इन्होंने जीते हैं और 3000 से अधिक रन बनाए हैं। और अपनी जीवंत मध्यम गति के साथ प्रारूप में 114 विकेट भी इन्होंने लिए हैं। और बात करते हैं वहीं आयरलैंड की, तो आयरलैंड के संविधान से हमारे देश में नीति निर्देशक तत्व को ग्रहण किया है। और अगर यही पूछे तो नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। तो आइए बात करते हैं, इसको देखते हैं केविन ओब्रायन को। तो ये है केविन ओब्रायन, आप देख सकते हैं इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है।
अब बात करते हैं आयरलैंड की। तो आयरलैंड की बात करते हो, आयरलैंड की राजधानी की बात करते हो डबलिन है। और बात करते हैं यह एक यूरोपियन कंट्री है, यानी कि यह किस देश में महाद्वीप में स्थित है। तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यह छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि ये छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो सातवां, तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया है। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसका सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले मुफ्ती फैज अल वहीद का निधन हो गया है। तो यह बात करते हैं मुफ्ती फैज अल वहीद का जो निधन हो गया है, यह जो इसका अनुवाद किया था, यह कुरान की गोजरी भाषा में अनुवाद किया गया था। और बात करेंगे गोजरी भाषा की, यह कैसे किस प्रकार लिखे जाते हैं गोजरी भाषा, उसके हम देखेंगे और उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए तो बात करते हैं मुफ्ती अल फैज की बात करते हैं। मुफ्ती फैज अल वहीद की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान हैं। और जिन्होंने बात करते हैं, इन्होंने पहली बार कुरान को गोजरी भाषा में अनुवाद किया था। पहली बार यह कुरान को गोजरी भाषा में अनुवाद किया था। यह बात करते हैं क्वेश्चन की, तो पहली बार है तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि वीवीआई की बात करें तो यह वीवीआई हो जाता है। इसको याद रखिएगा कि कुरान को गोजरी भाषा में अनुवाद किसने किया था, मुफ्ती फैज अल वहीद ने। और ये भी पूछे जा सकते हैं किस स्टेट से, यानी कि किस यूटी से बिलोंग करता है, तो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है। इसका निधन हो गया है। इन्होंने सिराज मुनीरा, अहकाम ए मैयत और नमाज का मिसाइल, कुरान व हदीस की श्रेणी में सहित कई पुस्तकें भी लिखी थी। यानी कि इसकी पुस्तक की बात करें तो अहकाम ए मैयत, नमाज ए मसाइल, कुरान व हदीस की श्रेणी, यानी इन सभी रचनाएं, ये सभी जो रचनाएं किए हैं तो मुफ्ती फैज अल वहीद के द्वारा ये रचनाएं किए गए हैं। आइए देखते हैं मुफ्ती फैज अल वहीद की कौन थे। तो ये है मुफ्ती फैज अल वहीद की बात करें तो ये मुफ्ती फैज अल वहीद हैं। आइए बात करते हैं अब गोजरी भाषा, ये किस प्रकार लिखे जाते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। अब देखते हैं, ये है गोजरी भाषा। ये जो लिखे गए हैं ये गोजरी भाषा है। और ये आपको गोजरी भाषा दिखा रहे हैं, ना कि ये जो दिख रहे हैं आपको ये लड़कियों को, ये मत समझ लेना कि हम लड़कियों को दिखा रहे हैं, ये गलत मत समझ लीजिएगा, कोई गलत मतलब नहीं निकालना है। तो ये है गोजरी भाषा, ये आपको गोजरी भाषा दिखाने के लिए ये लाए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसको मिला स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो यह पुरस्कार की बात करें तो यह मिला है एलटीआई को। एलटीआई की बात करते हैं तो आइए इसके बारे में पूरा विस्तार से हम जानते हैं। अब बात करते हैं एलटीआई की, तो वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी लार्सन एंड टुर्बो इन्फोटेक है। यानी कि एलटीआई की बात करें तो एलटीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक इनका फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको की बात करें तो लार्सन एंड टुर्बो यानी कि एलटीआई की बात करें तो को डाटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदारी के रूप में मान्यता दी गई है। और एलटीआई को यह प्रतिष्ठित पहचान स्नोफ्लेक वर्चुअल पार्टनर समिट के दौरान मिली है। यानी कि इसको जो पहचान मिली है स्नोफॉल वर्चुअल पार्टनर के समिट के दौरान यह पहचान मिली है। तो बात करते हैं एलटीआई की, ये एलटीआई की देख लेते हैं। ये लार्सन एंड टुर्बो इन्फोटेक इसका फुल फॉर्म होता है। आइए और भी इसके बारे में जानेंगे कि इसके और भी जो दिवस हाल ही में मनाया गया है। तो बात करते हैं संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है तो 19 जून को मनाया गया है। वहीं बात करते हैं राष्ट्रीय पठन दिवस 19 जून को ही मनाया गया है, आप देख सकते हैं। और वहीं बात करते हैं फैमिली फॉरेस्ट्री यानी कि पर्यावरण संगठन फैमिली फॉरेस्ट्री ने जीता संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार। यह हाल ही में जीता है। पर्यावरण संगठन फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने जीता संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार, जो हाल ही में जीता है। और बात करते हैं और भी, यानी कि इंडसलैंड बैंक ने लॉन्च किया है एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि इंडस इजी क्रेडिट, यानी कि इंडस इजी क्रेडिट जो लॉन्च किया गया इंडसलैंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और वहीं बात करते हैं कि केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल है, इन्होंने शुरू किया है जहां वोट वहाँ टीकाकरण अभियान, इन्हें हाल ही में शुरू किया है। और हाल ही में आरबीआई ने सेंट्रम को पीएमसी बैंक का अधिग्रहण करने के लिए आरबीआई के द्वारा मंजूरी मिल गया है। यानी कि सेंट्रम को मिली पीएमसी बैंक का अधिग्रहण करने के लिए मंजूरी, यानी कि अधिग्रहण करने की मंजूरी आरबीआई के द्वारा प्रदान कर दी गई है, यानी कि दे दिया गया है। अब बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने
तो 1 लाख कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की है। यानी कि कोविड योद्धा जैसे बात करते हैं स्वास्थ्य वर्कर, ये सब कोविड योद्धा हो जाते हैं, इन्हीं के लिए यह क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। आइए बात करते हैं अब स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यानी सेलेक्टेड क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछने की प्रबल संभावना है। और वहीं बात करते हैं क्वेश्चन, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है। गरीबों की कथकली की बात करें तो यह ओट्टाम थुलाल को कहा जाता है। ओट्टाम थुलाल को गरीबों की कथकली कहा जाता है। अभी बात की है मिल्खा सिंह के बारे में। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, मिल्खा सिंह को जाना जाता है। बहुत ही ये गजब के इंसान थे भाई साहब। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं पयोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जानी जाती है। पयोली एक्सप्रेस के नाम से बात करते हैं पीटी उषा को जानी जाती है। अब बात करते हैं आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। आनंद वन की स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है, तो बात करते हैं बाबा आमटे आनंद वन के लिए विख्यात है। यानी कि ट्रिक होता है इसका, आनंद वन और से आनंद और से बाबा आमटे, यानी कि इसको याद करना बहुत ही सरल है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की बात करें कब की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किया गया था। बात करते हैं गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक की बात करें तो फिराक गोरखपुरी, यानी फिराक गोरखपुरी जो है गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है। यानी कि शराबबंदी को जो लागू किया है पहला भारतीय राज्य की बात करते हैं गुजरात, यह पहला राज्य है जो शराबबंदी को लागू किया है। अब बात करते हैं लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है, यानी कि कहाँ मनाया जाता है, सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो बात करते हैं सिक्किम में मनाया जाता है और यहीं की लोकप्रिय है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था। यानी कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था, तो यह नेकचंद के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक किसने लिखी थी। पाकिस्तान की हकीकत नामक पुस्तक की बात करें तो सतीश वर्मा के द्वारा लिखा गया। चलिए तो दोस्तों आप फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। वैश्विक सांख्यिकी सूचकांक 2021 की घोषणाएं की गई है, कौन सा संस्करण था, तो बात करते हैं 15वां संस्करण था। अब बात करते हैं ग्लोबल स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के साथ साझेदारी की है, तो बात करते हैं युवराज सिंह के साथ साझेदारी की है। हाल ही में किस सरकार ने शुरू किया युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान, तो बात करते हैं किस राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। इसके द्वारा और भी योजनाएं चलाए जाते हैं, FIR आपके द्वार और कई योजनाएं हैं, इन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूके और कौन से देश ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं, तो यह कौन से देश सहमत हुए हैं, तो बात करते हैं यूके और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक दूसरे के बीच ऐतिहासिक व्यापार मुक्त व्यापार पर सहमत हुए हैं। हाल ही में कौन से राज्य सरकार द्वारा स्थापित करेगी वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड, तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया है, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा साउथ अफ्रीका में पाया गया है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में विकसित किया जाएगा, तो यह बात करते हैं गुजरात राज्य में विकसित किया जाएगा। LIC CSL ने किस बैंक के सहयोग से प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है, तो यह बात करते हैं IDBI बैंक के साथ लॉन्च किया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगी, जो लकड़ी का पहला उपग्रह लॉन्च करेगी, तो यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में सरकार ने आशीष चंदोरकर को भारत के किस मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो WTO के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो आइए दोस्तों अब उन क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे, यानी कि बात करेंगे जो आपको एग्जाम में 1 नंबर पक्का दिलाने वाले हैं। तो वह बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 जो जारी किया गया है, तो यह वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक की बात करें तो 140 है और प्रथम स्थान आइसलैंड का है और अंतिम स्थान की बात करें तो अफगानिस्तान का है। वहीं बात करते हैं समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जो जारी किया गया है, तो इसको इकोनोमीटर इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया जाता है। वहीं भारत की रैंक की बात करें तो 49 भारत के स्थान है और स्वीडन की बात करें तो स्वीडन प्रथम स्थान पर, अंतिम स्थान बुरुंडी का है। और वहीं बात करते हैं विश्व प्रेस सूचकांक 2021 की, तो यह जारी किया जाता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है।
और बात करते हैं इसमें भारत के स्थान 142 है और प्रथम स्थान पर नॉर्वे और अंतिम स्थान की बात करें तो इरिट्रिया देश अंतिम स्थान पर है। वहीं बात करते हैं हैंडल पासपोर्ट इंडेक्स में, हैंडल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत के प्रथम स्थान की बात करें तो इसमें जापान प्रथम स्थान पर है। भारत की स्थान की बात करें तो 84 यानी कि 84 स्थान था, अब जो बात करते हैं 50वें स्थान पर हो गए हैं। वहीं बात करते हैं अंतिम स्थान की तो अफगानिस्तान की अंतिम स्थान है। वहीं बात करते हैं 57वां यानी 57वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक की बात करें 2021 की, तो यह जारी किया जाता है अर्नस्ट एंड यंग द्वारा जारी किया जाता है। और वही बात करते हैं भारत के स्थान तीसरा है और प्रथम स्थान की बात करें तो अमेरिका प्रथम स्थान पर है और अंतिम स्थान की बात करें तो केन्या अंतिम स्थान है। वहीं बात करते हैं चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात 2021 की बात करें तो यह बात करते हैं चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा जारी किया जाता है। और प्रथम स्थान की बात करें तो फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान है और भारत की बात करें तो 49वां भारत की स्थान है। अब बात करेंगे योजना यानी कि अभियान से संबंधित प्रश्नों की जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और बात करते हैं योजना अभियान की किन किन राज्यों द्वारा कौन से अभियान यानी योजना चलाए जा रहे हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं बात करते हैं कंप्यूटर सिखाने हेतु लैब ऑन व्हील्स योजना दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं बात करते हैं मास्क अभियान की बात करें उड़ीसा के द्वारा चलाया जा रहा है। और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं बात करते हैं कोविड आपातकालीन ऋण योजना की बात करें तो हरियाणा के द्वारा चलाया जा रहा है। और ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत करनाल हरियाणा में किया गया है। वहीं बात करते हैं आशीर्वाद योजना पंजाब सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें तो उड़ीसा के द्वारा चला जा रहा है। और वहीं बात करते हैं बच्चों के भरण पोषण हेतु स्पॉन्सरशिप योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश के द्वारा चला जा रहा है। वहीं बात करते हैं पर्वत धारा योजना की तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं बात करते हैं महतारी दुलार योजना तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा यह चलाया जा रहा है। और वहीं बात करते हैं आयुष घर द्वार कार्यक्रम तो हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाया जा रहा है। और कोरोना मुक्त पिंड अभियान की बात करें तो पंजाब के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस मिशन की बात करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और वहीं बात करते हैं मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और वहीं मिशन हौसला कैंपेन जो उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है तो यह उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यह योजना चलाया जा रहा है। वहीं बात करते हैं संजीवनी परियोजना की तो हरियाणा के द्वारा यह परियोजना चलाया जा रहा है। वहीं बात करते हैं अंकुर योजना तो अंकुर योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश द्वारा यह योजना चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक की, तो यह बात करते हैं यह पुस्तक भी एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। ये सब पूछने वाले ही एग्जाम में हैं जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं, कई एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आने वाले एग्जाम में ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो बात करते हैं आई डू वाट टू किसकी पुस्तक है तो रघुराम राजन की यह पुस्तक है। और बात करते हैं एग्जाम वॉरियर पुस्तक की तो नरेंद्र मोदी की एग्जाम वॉरियर पुस्तक है। और वहीं बात करते हैं ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर यानी कि ड्रीम्स फॉर माई फादर पुस्तक की बात करें तो बराक ओबामा की पुस्तक है। वहीं बात करते हैं नो स्पिन पुस्तक शेन बॉन्ड की नो स्पिन पुस्तक है। और बात करते हैं ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी VVI पुस्तक है। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो, साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ले तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।